राम राम भाइयों। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था पार्ट वन में कि इंग्लिश क्या होता है, इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से होती है, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसकी बेसिक को हमने देखा था पार्ट वन में। और पार्ट टू में हमने देखा सेंटेंस क्या होते हैं और कैसे वर्ड को मिलाकर सेंटेंस बनता है, सेंटेंस में क्या क्या प्रयोग होते हैं, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस की परिभाषा, सेंटेंस के प्रकार सहित हमने देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चैनल पर मेरे देख सकते हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। टेंस क्या होता है, फाइनली आज हम टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस जिससे हमें हमें समय का पता चलता है कि मतलब हम किस समय में हम टेंस बना रहे हैं, मतलब इंग्लिश किस समय में बोल रहे हैं, समय के अनुसार ही, वो टेंस के अनुसार ही हम लोग बनाते हैं सेंटेंस को। तो सेंटेंस एक पूरे पूरे वर्डों का समूह होता है सेंटेंस। तो अब सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं, वो हमने पार्ट टू में देखा था। तो 5 प्रकार के होते थे। तो अब देखते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस पहले देखते हैं, उसको लिख लेते हैं। टेंस क्या होता है। टेंस टेंस का हिंदी होता है समय या फिर काल। अब हम इंग्लिश में, मान लीजिए हम विज्ञान के भाषा में जीवों को अलग अलग नाम से जानते थे, तो वैसे ही इंग्लिश में हम लोग समय ना लिखकर काल लिखते हैं। इंग्लिश की भाषा में उसे काल कहते हैं, टेंस को काल कहते हैं। या फिर समय, कुछ भी कह सकते हैं, दोनों में से। मान लीजिए, देखिए, टेंस का 2 नाम है, या फिर काल कहिए या फिर समय कहिए। अगर समय कहते हैं तो आपको और अच्छे से ही समझ में आएगा। समय मतलब कि समय कितने प्रकार के होते हैं। एक तो वो होता है कि जो बीत गया है, एक जो चल रहा है, और एक जो भविष्य में आएगा। तो इन तीनों के अलावा भी कुछ होता है क्या? कोई समय नहीं होता है। यही 3 प्रकार के समय होते हैं, एक जो बीत गया है, और एक जो चल रहा है, अभी वर्तमान में है, और एक जो आएगा, आगे आने वाला है, तो होता है भविष्य काल। तो उसको इंग्लिश और हिंदी में देखते हैं क्या क्या कहते हैं उसे। तो पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस। दूसरा है पास्ट टेंस। और तीसरा है फ्यूचर टेंस। तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इसका हिंदी लिखते हैं। हिंदी में प्रेजेंट टेंस को क्या कहते हैं? तो हिंदी में प्रेजेंट टेंस को वर्तमान काल कहते हैं, या फिर वर्तमान समय कहते हैं। तो इसे वर्तमान काल लिखिए, क्योंकि हम इंग्लिश भाषा में इसे काल ही कहते हैं, ना कि समय। तो यह है प्रेजेंट टेंस, मतलब वर्तमान काल। और पास्ट टेंस मतलब जो बीता हुआ है, जो समय बीत गया है, उसे कहते हैं पास्ट। तो पास्ट तो इंग्लिश में इससे क्या लिखेंगे? तो पास्ट टेंस को लिखते हैं भूतकाल। बीते हुए समय को हम लोग भूतकाल कह सकते हैं, और भूतकाल कहते हैं। और फ्यूचर टेंस को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस वो होता है जो अभी आया नहीं है, नहीं बीता है, अब वो आने वाला है, मतलब भविष्य में आएगा वो समय। तो फ्यूचर टेंस वो होता है। तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहते हैं भविष्य काल। भविष्य काल। तो समय के 3 भेद होते हैं। समय 3 प्रकार के ही होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। तो तीन तीन के अलावा और कोई तो समय होता नहीं है। 3 ही प्रकार के होते हैं, जो इस वक्त चल रहा है, और जो बीत गया है, और जो अभी आया नहीं है, अब आएगा फ्यूचर में, मतलब अगले, अब आएगा, भविष्य में आएगा। तो इन तीनों के अलावा कुछ समय नहीं होता। तो यही 3 प्रकार के समय होते हैं। तो अब आइए इसको देखते हैं एक एक करके कि प्रेजेंट टेंस में क्या क्या और होंगे, और प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे, और प्रेजेंट टेंस को कैसे बनाएंगे, और प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं, वैसे ही इन्हीं दोनों का भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का देखते हैं, प्रेजेंट टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो हम लोग देखते हैं
कि प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं और पास्ट टेंस के कितने भाग होते हैं और फ्यूचर टेंस के कितने भाग होते हैं, तो सभी के चार चार भाग होते हैं। मतलब पास्ट टेंस में चार प्रकार के टेंस बोले जाते हैं, सेंटेंस बोले जाते हैं, तो चार प्रकार के सेंटेंस बोले जाते हैं। प्रेजेंट में भी चार प्रकार के बोले जाते हैं और मतलब चार प्रकार के समय के बारे में बोला जाता है प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में चार प्रकार के समय के बारे में बोला जाता है। और देखिए, और इसमें भी वैसे देखिए, प्रेजेंट टेंस में चार प्रकार के समय के बारे में बोला जाता है, तो वैसे ही पास्ट टेंस में भी चार प्रकार के समय के बारे में ही बताया जाता है। अब उस समय के बारे में कैसे बताता है, उस सूत्र के अनुसार हम लोग देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि पास्ट टेंस की पहचान क्या होती है, उसके बाद देखेंगे कि प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या होती है, फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। तो पास्ट टेंस की बताए थे आपको, पास्ट टेंस का हिंदी मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल मतलब बीता हुआ समय। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब जो समय अभी चल रहा है, जो अभी उपस्थित में चल रहा है। मतलब प्रेजेंट मतलब उपस्थित होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उपस्थित मतलब वर्तमान में। तो वर्तमान को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य काल मतलब जो अभी है नहीं, नहीं बीता है, अब आने वाला है, अब आएगा। तो इन तीन समय होते हैं, तीनों के चार चार प्रकार होते हैं। तो पास्ट टेंस के चार प्रकार क्या होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट, ये इसका मतलब अगर लास्ट में वाक्य के अंत में अगर था आएगा तो समझ जाइए वो पास्ट टेंस है। और था के पहले देखेंगे कि क्या आ रहा है। अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि वह यह कार्य करता था, वह फुटबॉल खेलता था, तो इसमें क्या आ रहा है कि था के पहले खेलता था, मतलब ता आ रहा है, था के पहले ता आ रहा है। तो इसका मतलब है कि वो इंडेफिनिट टेंस है और वो पास्ट में था है, तो मतलब वो बीत चुका है। था मतलब प्रेजेंट में तो होता नहीं है, था मतलब बीत चुका है। वह यह कार्य करता था, वह फुटबॉल खेलता था, इसका मतलब है कि था के पहले ता आ रहा है, तो वो पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट है। और इसमें इसकी क्या पहचान होती है पास्ट कंटिन्यूअस की? तो रहा, रही, रहे के बाद था आता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का आता है। और इसकी क्या पहचान होती है पास्ट परफेक्ट की? अगर कहते हैं कि वह घर चला गया है, अगर या है, या था, या थी और ये थे, मतलब अगर इन सब में से कोई आता है तो होता है पास्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट होता है। और इसके एक और है कि वह जा चुका था, वह जा चुकी थी, वह यह कार्य कर चुके थे, तो पास्ट परफेक्ट है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो उसमें दो प्रकार की चीजों को बताया जाता है। पहला कि मतलब वह कार्य कर चुका था, उसके पहले ही कार्य कर चुका था और अभी भी कर रहा है, मतलब काम चालू हुआ था पहले का और पास्ट में उसी सेंटेंस में अभी भी चल रहा था। तो मतलब पहले से कार्य चालू हुआ था, अभी चल रहा था, तो उसका मतलब होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब वही होता है कि मान लीजिए जैसे कि वह यह कार्य सुबह से कर रहा है, वह सुबह से कर रहा था, हम बार बार भूल जा रहे हैं, है बोल दे रहे हैं। जब पास्ट है तो था होगा, तो जिस वाक्य के अंत में था है तो पास्ट है। तो था के पहले देखते हैं कि क्या क्या आता है। तो अगर हम देखेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इसमें कंटिन्यूअस है मतलब जारी है, और पास्ट में है तो मतलब बीत भी चुका है, मतलब बीते हुए समय में जारी था। तो इसका मतलब यह है कि वह सुबह से कार्य कर चुका था, वह सुबह से पढ़ रहा था। तो इसका मतलब यह है कि वह पहले कार्य चालू किया था, शुरू किया था, उसकी शुरुआत की थी और अभी भी कर रहा था। तो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट टेंस में भी यही होता है, इंडेफिनिट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें भी होता है। बस हम लोग चेंज करते हैं किसमें, वो पास्ट में था, अब ये प्रेजेंट में देखेंगे। तो प्रेजेंट में भी वही रूल लगता है कि इसमें भी है, इसमें लास्ट में अगर वाक्य के अंत में है आए, है हो, मतलब प्रेजेंट वाली बात हो, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, मतलब है, हूँ, हो, तो वो प्रेजेंट टेंस। अब उसके पहले देखेंगे क्या आ रहा है, तो इसमें बताए थे कि ता के बाद था के पहले अगर ता आता है
तो पास्ट इंडेफिनिट कहलाता है। और ता के पहले अगर है आ रहा है के पहले ता आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस अगर है के पहले रहा है, रही है, रहे हैं अगर आते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट इसमें बताए थे, पास्ट में बताए थे कि था के पहले अगर चुका था, चुका है, चुकी है, या फिर गया है, गए है, तो वो होता है पास्ट परफेक्ट। तो इसमें भी वही होता है, बस यहाँ पर था लगा रहे थे, इसमें है लगा देंगे, बस सेम बात है। तो इसमें क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट में कि वह कार्य कर चुका है आएगा, अंत में है आएगा। अगर प्रेजेंट है तो पास्ट होता तो था आता, तो इसमें है आएगा और उसके पहले वही वाला रूल लगेगा, चुका था, चुका है, चुकी है, गए हैं, गया है, मतलब ये सब आए। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इतना जगह नहीं है तो ऐसे लिखे हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वही रूल लगेगा। तो कैसे? तो वह मॉर्निंग में से अब तक यह कार्य कर रहा है, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा है, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें इसकी वही पहचान होगी कि इसमें था आ रहा था, इसमें है आएगा बस। और सेंटेंस टेंस भी वही रहेगा, बस है के जगह पर था आ जाएगा और था के जगह पर है, इसी बस चेंज होता है। और इसमें भी सेम वही रूल है। इसमें देखिए अब हम शुरू से आपको पास्ट टेंस की बता रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें पास्ट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं, इसकी एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका या फिर इसका सूत्र लिखते हैं जिससे आपको हमेशा पता चल जाए, जिससे आपको पता रहे कि हाँ, देखते ही आप बता दें कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, और इसको देख के बता दें कि आप पास्ट कंटिन्यूअस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का देखते हैं पहले। तो हम आपको बताए कि ता, था, थी, मतलब ऐसा आए, ऐसे शब्द आए अगर अंत में तो वो पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। जैसे ता था, ता थी, ते थे। तो इसमें वाक्य के अंत में ता था, थी, ते थे। मतलब इसका एग्जाम्पल आपको बताते हैं। तो वह यह कार्य करता था, वह फुटबॉल खेलता था, राम घर जाता था। तो था अंत में था आया, तो और करता, करता मतलब वो क्रिया के अंत में ता आ रहा है। क्रिया के अंत में अगर ता आता है तो वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें क्या होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि इसमें भी वही है, ते हैं, का है, ती है। मतलब यह है प्लूरल नंबर के लिए, मतलब ढेर दो से अधिक अगर व्यक्ति हो तो प्लूरल हो जाता है तो उसके लिए। और ये ता है मतलब एक लड़के के लिए बात हो रहा है, ती है मतलब लड़की के लिए बात हो रहा है। जैसे इसका देखते हैं कि वह सभी लोग पूजा कर रहे थे, तो सभी लोग हो जाएगा पूजा कर रहे, सॉरी पूजा करते थे, सभी लोग पूजा करते थे। तो इसमें ते आ रहा है, अंत में क्रिया के अंत में ते आ रहा है और उसके बाद है आ रहा है, तो प्रेजेंट में हो जाएगा। और ते है तो इंडेफिनिट हो जाएगा। तो इसका होगा ता है कि वह कार्य करता है, मतलब वह कार्य करता है। तो इसमें करता है ता आ रहा है, तो ती है, और कार्य करती है तो यह ती आ रहा है। और इसका क्या था, ता था, मतलब वो कार्य करता था और वो कार्य करती थी, कार्य करती थी, करते थे, ऐसे आता है। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? तो पास्ट कंटिन्यूअस को पहचानते हैं कैसे कि था के पहले रहा है, रही, रहा, रहे, रही ऐसे आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूअस कहलाते हैं। जैसे रहा था, रही थी, रहे थे आदि
आदि नहीं, मतलब इतने ही अगर शब्द आते हैं तो उसकी पहचान है पास्ट कंटिन्यूअस की, कि पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट मतलब पास्ट बीता हुआ, था के पहले अगर रहा, रही, रहे, हैं आते हैं तो वो पास्ट। और प्रेजेंट में क्या होता है, इसमें भी वही होगा, बस बस था की जगह पर है लिख देंगे। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं। तो ये समझ में आया। अब देखते हैं पास्ट परफेक्ट, इसकी क्या पहचान होती है। चुका था, पास्ट है तो था, प्रेजेंट होता तो है, तो चुका था, चुकी थी, चुकी थी। और इसमें क्या होता है, चुका है, चुके, चाहे चुकी है। समझ में आया। तो अभी आपको बताएंगे इस, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें क्या होता है, तो मतलब पहले से कार्य करना चालू हुआ है और अभी भी हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का आएगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कार्य पहले से चालू हुआ है, हुआ था और अभी भी हो रहा था, तो ये होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब चालू हुआ काम हो रहा था, चालू हुआ कार्य अभी भी हो रहा था। ये होता है। और इसमें भी मतलब चालू हुआ कार्य अभी भी हो रहा है, मतलब वो होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब फ्यूचर अभी नहीं देखें, फ्यूचर में भी सेम वही रूल लगेगा। तो बस थोड़ा सा इसमें आप कंफ्यूज होंगे कि ता 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 आएगा और क्या आएगा कि पता चलेगा वो फ्यूचर है। तो फ्यूचर ऐसे पता चलेगा अगर वाक्य के अंत में सबसे लास्ट में अगर गा गे ही शब्द आते हैं तो वो होता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस होता है वो। तो फ्यूचर टेंस के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो फ्यूचर इंडेफिनिट है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि फ्यूचर परफेक्ट है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो सेम वही रूल, जिस जो रूल इसमें लगा है वही इसमें भी लगेगा। तो इसमें क्या लगेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, गा गे गी ऐसे शब्द आते हैं। तो जैसे वह कार्य करेगा, वह स्कूल जाएगा, वह मंदिर जाएगा, वह पूजा करेगा, तो ये सब होता है अंत में गा गे गी आ रहा है तो फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस के अंदर वो कौन सा टेंस है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसके अंत में गा गे गी आ रहा है। और फ्यूचर इंडेफिनिट का यही रूल है कि उसके उसके अंत में गा गे गी आएगा तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का आएगा। और फ्यूचर कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस की पहचान कैसे होती है, अगर गा के पहले वही रूल जो इसमें है वही रूल लगेगा इसमें भी। तो रहा, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ये आए तो फ्यूचर कंटिन्यूअस होता है। जैसे रहा होगा, रही होगी, ऐसे शब्द आते हैं तो समझ जाइएगा कि वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी वही यही वाला रूल लगेगा। फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट यही रूल लगेगा जो इसमें लगा है। तो चुका होगा, चुकी होंगे, चुकी होगी, और चुके होंगे, या फिर जा, मतलब यही चले गए होंगे, ऐसे शब्द आते हैं तो इसमें भी वही लिखेंगे। तो ऐसे शब्द आते हैं। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस से वही रूल है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि वह सुबह
7 बजे से कार्य चालू करेगा और शाम 5 बजे तक वो करेगा। तो इसका मतलब यह है कि वह कार्य चालू करेगा और वो करता रहेगा, तो वो कंटिन्यू रहेगा। कंटिन्यूअस अगर आता है तो इसका मतलब है कि वह जारी रहेगा, और फ्यूचर में है तो वो फ्यूचर में भविष्य में वह कार्य जारी रहेगा, और वह चालू किया गया होगा और चालू रहेगा भी, जारी रहेगा बाद में भी। तो उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी वही कि मतलब शुरू किया गया है कार्य और अभी भी हो रहा है, तो ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो कार्य चालू हो चुका था और अभी भी हो रहा था, मतलब बाद में तक हो रहा था, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब आइए इसको एक एक करके देखते हैं और इसका सेंटेंस, इसका एक टेंस बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे बनाते हैं और इसकी क्या पहचान होती है, कैसे कैसे इसको बनाते हैं, तो इसे देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग एक टेंस लिखते हैं, सेंटेंस लिखते हैं, और उसको देखेंगे कि ये टेंस में क्या क्या प्रयोग करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। ये इसका रूल है, सब्जेक्ट प्लस ईएस प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है सब्जेक्ट मतलब जो काम करने वाला होता है वो होता है सब्जेक्ट, और यस या ईएस उसके क्रिया में प्रयोग करेंगे। तो और प्लस ऑब्जेक्ट मतलब उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं, हाँ जी क्या लिखते हैं कि राम पढ़ता है, तो इसमें राम सब्जेक्ट हो गया। देखिए सब्जेक्ट वो होता है जो कार्य को करने वाला होता है, और जो वाक्य के पहले आता है, वाक्य में पहले आता है, सामान्यतः पहले आता है, और जो जिसके बारे में बात हो रही होती है वो होता है सब्जेक्ट। तो इसके बारे में बात हो रहा है, राम करता है, राम हो गया सब्जेक्ट, राम हो गया सब्जेक्ट। और पढ़ना, पढ़ना क्या कर रहा है, पढ़ना एक क्रिया, एक कार्य है, एक कार्य है, कार्य को एक क्रिया कहते हैं। तो कार्य कौन है, पढ़ना, तो वर्ब ये है, और इसी में ये भी इसी में जोड़ते हैं, इसके वर्ब में जोड़ देते हैं, ठीक है। और ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसे हम नहीं लिखते हैं, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं, है मतलब प्रेजेंट में है, तो इसके लिए लिखेंगे इज आर एम ऐसे लिखते हैं। तो ये है सब्जेक्ट, पढ़ना है क्रिया मतलब कार्य कर रहा है। अब इसको ही हम लिखते हैं, मान लीजिए इसे हम लिखते हैं, अब मान लीजिए इसको हम ऐसे लिखते हैं कि राम राम किताब पढ़ता है। अगर हम लिखते हैं राम किताब पढ़ता है, तो उसको कैसे बनाएंगे, तो और उसमें सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है, इसमें सब्जेक्ट था और वर्ब था, और ये यस या यस लगा था, ऑब्जेक्ट नहीं था, तो हम इसमें ऑब्जेक्ट भी रखते हैं। तो राम किताब पढ़ता है, लिखते हैं राम किताब पढ़ता है। तो इसमें अब आ गया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब राम, जिसके जो सब्जेक्ट होता है करने वाला, उसको कहते हैं कर्ता, ये है कर्ता, और ये कर्म मतलब कर्म से कर्म कर रहा है। किताब पढ़ना मतलब किताब पढ़ रहा है, कर्म ये है, और ये क्रिया, पढ़ना एक क्रिया है, कार्य है, और यह है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आ गया इसमें, यह है ऑब्जेक्ट। तो इसमें ये सब मिल गए, सब मिल गए। तो इसको कैसे इंग्लिश में बनाते हैं, देखते हैं कैसे इसको इंग्लिश में बनाएंगे। तो इसको लिखेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम लोग राम लिख देते हैं, और उसके बाद यस यस लगाते हैं, और वर्ब में ही लगाते हैं, वर्ब में लगाते हैं। तो पढ़ना एक क्रिया है, तो पढ़ना के साथ क्या लिखेंगे, पढ़ना को इंग्लिश क्या लिखेंगे, रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, रीड ही होता है। जो फर्स्ट फॉर्म अगर आता है तो जो उस क्रिया का इंग्लिश होता है, उस क्रिया को इंग्लिश को वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि मान लीजिए रीड है, तो रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड ही होगा, मतलब कोई भी क्रिया होगा उसका फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो जो उसका इंग्लिश होता है वही लिख देते हैं, तो इसका रीड का रीड ही होगा। और वैसे भी इसको देखें
तो अगर इसका थर्ड फॉर्म भी देखें तो वो भी रीड ही होता है, क्योंकि इसको इसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, लेकिन इसके बोलने में अंतर होता है। जैसे इसको रीड पढ़ रहे हैं और थर्ड फॉर्म में रेड पढ़ेंगे, वैसे ही रीड होगा इसका रीड। और ये यस या यस लगाते हैं तो राम रीड, तो यस किसके साथ लगाते हैं कि सिंगुलर अगर होगा तो उसमें यस लगाते हैं, और प्लूरल होगा तो यस लगाते हैं। तो ये राम सिंगल है या प्लूरल है, तो ये सिंगल है। तो राम रीड किताब, किताब का क्या होता है इंग्लिश, देखिए सब्जेक्ट हो गया यस या यस, ये भी हो गया, और बचा ये ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, किताब, किताब पढ़ना तो बुक, किताब के इंग्लिश को लिख देते हैं बुक। तो इसका इंग्लिश हो गया। तो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है, अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है और इसको कैसे बनाता है, इसका पहले रूल लिखते हैं। रूल इसका क्या होता है, इस सेंटेंस को बनाने का रूल क्या होता है। तो इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस V4 रहेगा इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट होगा। तो इसको V4 ना लिखकर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं ING। तो इसको ING लिख देते हैं। तो V4 भी लगा लेंगे पहले, मतलब इसको वर्ब को लिख लेंगे और वर्ब में ING लगा लेंगे, तो हो जाएगा हमारा V4 हो जाएगा हमारा, मतलब वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाएगा ING अगर लगा लेंगे तो इसको एक सेंटेंस बनाते हैं। तो इसको क्या बनाएंगे, राम पढ़ रहा है। तो इसमें क्या लगाएंगे, देखिए इसका इंग्लिश कैसे बनाते हैं, इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो इसके सब्जेक्ट पर लिखते हैं, पहले सब्जेक्ट होगा राम, इसमें ऑब्जेक्ट, इसके बाद क्या लगाते हैं इज आर एम। तो इसमें देख लेंगे ये सिंगल है, प्लूरल है, तो ये सिंगल है तो राम इज होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। तो राम इज रीडिंग पढ़ रहा है, इसका इंग्लिश होगा, इसका क्या होगा रीड मतलब पढ़ना, और वर्ब लिख लेंगे पढ़ना रीड, और इसमें वर्ब में ING और लगा लेंगे तो रीडिंग हो जाएगा READING। तो हो जाएगा इसका वर्ब का चौथा फॉर्म रीडिंग। बस इतना ही है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्ट होगा, मान लीजिए यहाँ पर होता है राम किताब पढ़ रहा है, तो राम इज रीडिंग बुक हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लास्ट में, तो ऑब्जेक्ट बाद में ही लिखेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए पहले ये है, ये क्या है, तो ये है कर्ता, जो कार्य करता है तो उसको कहते हैं कर्ता। और ये क्या है, पढ़ना, ये क्रिया है, तो ये इसको क्रिया लिखते हैं, कर्ता क्रिया। और मान लीजिए किताब रहता, और यहाँ पर किताब रहता, किताब, यहाँ पर अगर किताब रहता यहाँ पर, तो ये होता कर्म, ठीक है। तो यहाँ पर रहता तब, तो ये कर्म होता, तो ये होता कर्ता क्रिया कर्म, ऐसा होता है। तो राम इज रीडिंग मतलब वह पढ़ रहा है, हुक्म जारी है, उसको कहते हैं कि कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने देखा कि इसमें पहले सामान्यतः होता है सब्जेक्ट हो गया, इज आर एम में से कोई एक होगा। इसका मतलब होता है कि ना या फिर ये या फिर ये या फिर ये, इसके बीच में लगा देंगे, इसका मतलब होता है या, इस लकीर का मतलब होता है या। और इस प्लस का मतलब होता है कि इसको लिखने के बाद ये लिखेंगे और इसके लिखने के बाद ये लिखेंगे, ऐसा होता है। तो राम इज रीडिंग हो जाएगा। तो अगर बुक होता तो बुक लिख लेते, या फिर कुछ भी होता यहाँ पर लिख देते ऑब्जेक्ट।
तो हमने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है और इसका रूल क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब इसको देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि वह इसमें क्या आएगा कि वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये इसमें उस सेंटेंस में हैज या हैव आएगा। तो देखते हैं वह जा चुकी है। तो इसमें क्या आया है, वह जा चुकी है। तब इसको कैसे बनाएंगे, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वह, तो लिखेंगे वह स्त्री है तो उसके लिए सी लिखेंगे, और वहां पुरुष होता है वह जा चुका है तो यहाँ पर ही लिखते, जैसा हटा देते तो ही हो जाता, तो उसमें ही लिखते। तो इसमें स्त्री है तो इसीलिए सी लिख रहे हैं। तो अब इसमें से सब्जेक्ट हो गया, अब हैज या हैव लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, अगर सिंगुलर नंबर है तो हैज लिखेंगे, अगर प्लूरल नंबर है तो हैव लिखेंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे, सी, ये क्या है प्लूरल है, सिंगुलर है लेकिन इसमें लिखेंगे हैज, सॉरी हैव लिखेंगे, सी हैव। अब इसमें क्या है V3 वर्ब का तीसरा फॉर्म। तो जाना का तीसरा फॉर्म होता है गॉन, और सेकंड होता है वेंट, और फोर होता है, आपको पता है फोर में क्या होता है ING जोड़ देते हैं, वर्ब में ING जोड़ देते हैं तो वो होता है फोर। लेकिन तीसरा अगर लिखना है तो लिखेंगे, जाना का तीसरा होता है गॉन, तो सी हैव गॉन, ये हो गया। अब इसमें ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है नहीं तो नहीं लिखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट होता है वह घर जा चुकी है तो यहाँ पर होम लिखते, ठीक है, यहाँ पर होम लिखते अगर घर होता है यहाँ पर तब। और यहाँ पर हैव इसलिए लिखे हैं कि वह के साथ हमेशा हैव ही लगता है, हैज नहीं लगता है, इसलिए हैव लगाए हैं। लेकिन अगर यहीं पर किसी का नाम दे दे, जैसे मान लीजिए नाम दे दे राम, जा चुका है, तो यहाँ पर हैज हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हैज हो जाएगा। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम रूल प्लस ये एग्जाम्पल। आइए अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्या पहचान होती है और इसका टेंस कैसे बनाते हैं और इसका रूल देखते हैं पहले। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव और प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म मतलब ING, वर्ब में ING जोड़ेंगे प्लस सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सिंस या फॉर एक लगाएंगे किसी को, तो सिंस कब लगाएंगे और फॉर कब लगाएंगे। तो निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए हम लोग लगाएंगे सिंस, अनिश्चित के लिए, और निश्चित के लिए क्या लगाएंगे फॉर, निश्चित के लिए हम लोग फॉर लगाएंगे। तो इसमें एक सेंटेंस देखते हैं क्या है, ये राम सुबह से पढ़ रहा है, तो ये निश्चित है कि नहीं, सुबह से पढ़ रहा है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित है ये। क्योंकि अब मान लीजिए ये तो फिक्स नहीं है कि सुबह कब से पढ़ रहा है, सुबह 4 बजे से ही पढ़ रहा है या फिर सुबह 8 बजे से चालू किया है पढ़ना, तो ये निश्चित नहीं है। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे सिंस लगाएंगे, क्योंकि अनिश्चित के लिए सिंस लगाया जाता है, फॉर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये अनिश्चित है, निश्चित होता तो फॉर लगाते। ये क्या है, यहाँ पर लगेगा सिंस, यहाँ पर सिंस लगेगा। तो देखिए राम का क्या होता है, राम सब्जेक्ट राम, उसके बाद लगाएंगे हैज या हैव। तो एक वचन कर्ता के साथ लोग लगाते हैं हैज, और यहाँ पर द्विवचन होता, द्विवचन नहीं बहुवचन होता, प्लूरल नंबर होता, तो हम लोग लगाते हैव।
और कुछ कंडीशन में आई के साथ या फिर यू के साथ हैव लगाते हैं। यू के साथ हमेशा हैव लगता है, आई के साथ भी हैव लगता है, और बाकी में अगर हम लिखते हैं तो रूल के हिसाब से हम लोग हैज या हैव लिखते हैं। तो हैज सिंगुलर नंबर के लिए और हैव प्लूरल नंबर के लिए। तो ये राम सिंगुलर नंबर है क्योंकि नाम है, एक ही लड़का है, तो ये सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हैज लगाएंगे। तो राम हैज बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें राम हो गया सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव लगाना है, हैज या हैव हो गया, और बिन लगाना है, बिन हो गया, और प्लस बिफोर। बिफोर मतलब होता है कि वर्ब में आईएनजी जोड़ दें, तो रीडिंग रीड मतलब पढ़ना होता है, आईएनजी जोड़ दे रीडिंग हो गया। और इसमें तो इसके बाद सिंस लगाएंगे, तो सिंस या फॉर लगाएंगे, या तो इसमें क्या होगा इसके अनुसार, तो वो हो गया सिंस। और मॉर्निंग ऑब्जेक्ट मॉर्निंग है। हमारा प्रेजेंट टेंस का टॉपिक समाप्त हुआ। पास्ट और फ्यूचर के लिए अगली वीडियो बनाएंगे, तो आप लोग उसमें देखना। तो आज की वीडियो में जो हम आपको बताए हैं, इसमें से अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करना, हम लोग आपको जल्दी रिप्लाई देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।